क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आखिर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है क्या, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कई लोगों को पता होगा, ठीक है। बट कांस्टेंट रियल में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। यानी इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सारे क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। किसी को डाउट है कांस्टेंट में? जीरो कांस्टेंट होता है। अच्छा जीरो, हाँ बिल्कुल, जीरो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। जीरो एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका नाम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हमारे सारे कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, और जीरो के राइट हैंड साइड क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो जीरो हमारा कौन सा है, नॉन नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। तो इसलिए क्या रहेगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ आया? ठीक है, समझ आया सबको? नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज है एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन का आने से पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक के जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब इसमें क्या आता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सब। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, सपोज मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो मैंने सारे के सारे क्या लिख दिए, बताओ, अल्फाबेट्स लिख दिए। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स। बट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ते हैं तो सबसे मेन चीज याद रखनी है, a b और c ये सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा जा रहा है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई वेरिएबल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। यानी ए से लेके जेड तक के सारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। तो ए बी सी इनको कांस्टेंट क्यों कहा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जनरल रूल है कि ए बी सी सारे क्या हैं, कांस्टेंट ही होंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आराम से हम बता पाएंगे कि ये कांस्टेंट है और ये क्या हमारा वेरिएबल, ठीक है। आई होप कि कांस्टेंट समझ में आया होगा, ठीक है, कांस्टेंट। अब आते हैं थर्ड पे, एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जब मिक्सचर कर देते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने एक कांस्टेंट उठा लिया और एक जगह से क्या उठा लिया, वेरिएबल। अब दोनों को जब मैं मिक्सअप करूंगा तो मेरा क्या जनरेट होगा, एक एक्सप्रेशन जनरेट होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन कैसे जनरेट होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से। तो सिंपल सा है कि कांस्टेंट को जो अपन किससे ऐड कर दें, वेरिएबल से मिक्स कर दें, ठीक है। यानी ये जो है वो क्या है, मिक्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जो अपन क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या क्रिएट होगा अपन का, एक एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक कांस्टेंट लिया 2 और उसमें क्या प्लस कर दिया, 1 सॉरी x प्लस कर दिया, तो एक क्या है हमारे पास कांस्टेंट और एक क्या हमारे पास वेरिएबल। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स, तो हमारा ये क्या जनरेट हो गया है, एक्सप्रेशन। समझ में आया एक्सप्रेशन क्या होता है। एक और तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 2x² प्लस 4। अब यहाँ पे बस सिंपली एक ही चीज का चेंज आया, क्या है कि x की पावर कितनी है, 2। हमें उससे लेना देना नहीं है, हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से क्या क्रिएट होता है, हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। समझ में आया? हाँ। अब बनाते हैं टर्म्स पे, ठीक है। टर्म्स क्या होती है, अंशु समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली क्वांटिटीज क्या होती है, हमारी टर्म्स, ठीक है। द क्वांटिटीज लिख लेते हैं, द क्वांटिटीज विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। तो द क्वांटिटीज विच आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन आर नोन एज क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करना मैंने लिखा 2 + 3, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं। 2 + 3, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, देखो प्लस के जस्ट लेफ्ट में कौन है, एक क्वांटिटी, और प्लस के जस्ट इस साइड क्या है, एक और क्वांटिटी है। दोनों क्वांटिटी किससे सेपरेटेड है, प्लस साइन से, और यहाँ पे माइनस भी हो सकता था,
ठीक है। तो 2+3 और 2-3, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे एक क्वांटिटी और यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी, और सेपरेटेड किससे है? प्लस साइन से। तो हमारा क्या जनरेट हो क्या है? ये पूरी पूरी क्या है? टर्म्स है। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है? तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी हुई? 2। बट इसको अपन कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? 2+3 कितना होता है? 5। ठीक है, तो 2+3 5 हुआ, तो ये पूरी दो टर्म्स बनके क्या हुई? एक टर्म। तो ऐसा तो सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है? सिर्फ नंबर्स के साथ पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम वेरिएबल ले लेते जैसे 2+x लिखा मैंने, अब क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं। क्योंकि वेरिएबल्स का रूल क्या कहता है कि सेम वेरिएबल टाइप भी दूसरे सेम वेरिएबल से क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा था, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा था, तो दोनों ऐड हो गए, इसकी वजह से क्या है? 5। लेकिन अगर 2 लिखा है और एक x लिखा है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, वो कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स कितनी लेंगे अपन की? 2, क्योंकि प्लस के अगल बगल कितने लोग बैठे? 2 लोग। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखें 2x² + 3x + 4, अंशु बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। ठीक है, 1 2 और ये 3, क्योंकि प्लस साइन के इधर एक, प्लस साइन के इधर एक और इस प्लस के इधर एक, तो टोटल टर्म्स कितनी हुई? 1 2 और ये 3। समझ आया कि टर्म्स क्या होती हैं? जैसे c + x लिखा था तो वो ऐड अप हो जाते हैं। कहाँ लिखा c + x? नहीं, अगर लिखा होता जैसे आपने बोला ना कि वेरिएबल वेरिएबल और कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, c + x अगर मैंने लिखा ऐसे करके, तो ये दोनों ऐड हो सकते थे। अच्छा, सेम वेरिएबल टाइप ही सेम वेरिएबल से ऐड होगा। समझ रहे हो? हाँ। c और x दोनों अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल है। अगर मैं c + c लिखता तो बता सकता है कोई आंसर कितना था? कितने c लिखे यहाँ पे? 2। तो कितना आता है? 2c कितना आता? 2c। ठीक है, इसी तरीके से c + x को पता क्या? नहीं, क्योंकि c और x दोनों ही क्या है? अलग अलग। समझ आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो टर्म्स हमने देखा, ठीक है, और अपन ने क्या देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन का भी पता होना चाहिए। अभी तो हमने क्या पढ़ा? एक्सप्रेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज याद रखनी है। अगर एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है? इक्वेशन में। कुछ नहीं करना है, यहां पे सिर्फ एक इक्वल टू साइन लगा के या तो 0 की इक्वल लिख दो या फिर कोई कांस्टेंट के बराबर लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और एनी कांस्टेंट। भैया वेरिएबल हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उस वेरिएबल को फिर अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0। तो 0 आ ही जाना ऑटोमेटिकली। सही बात है। तो अगर सपोज करो मैंने लिखा 2x + y = z, तो क्या ये इक्वेशन है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2x + y लिखता तो अभी फिलहाल ये क्या है? एक्सप्रेशन। इक्वेशन की कंडीशन ही क्या होती है? इक्वेशन का एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर मैंने लिखा इक्वेशन, ये पूरी क्या बनती है? इक्वेशन। तो इक्वेशन में कौन सा वर्ड आ रहा है? EQU। ठीक है, EQ। और EQ किसमें यूज होता है? इक्वल साइन में। इसका मतलब अगर इक्वेशन बनानी है तो उस एक्सप्रेशन में क्या लगा दो? = समझ में आया? तो = लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक्सप्रेशन में = लगा दिया तो वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मैंने ये लिखा 2x + y, पहले तो ये बताओ क्या ये एक्सप्रेशन है? ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 2। अगर मुझे इसे इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? = और कुछ 0 लिख सकता हूँ या फिर एक कांस्टेंट या फिर एक वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कर मैंने ये लिख दिया z क्या है? वेरिएबल। अब ये अगर वेरिएबल है 2x + y z, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या रखना है? 0। तो 0 कैसे आएगा? इस z को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे शिफ्ट। तो जब ये +z है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? +z। जब मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? -z। 2x + y - z = 0। समझ आया? तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्वेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए इक्वेशन का भी पता होना बहुत जरूरी था कि आखिर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें जंप करने से पहले पॉलिनोमियल भी पता होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेशन हम कौन से स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं? लोअर स्टैंडर्ड्स में। 6 7 8 9 में हम क्या पढ़ते आते हैं? एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही हम 9th और 10th क्लास में आते हैं तो हमें आता है एक नया टर्म जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो हमने एक्सप्रेशन होता है वही हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। समझ आई बात? ठीक है, तो अपन क्या लेके चलेंगे? एक्सप्रेशन लेके चलेंगे। एक्सप्रेशन का कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए और पॉलिनोमियल को हम समझते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल।
ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्यों पढ़ाया जा रहा है? पॉलिनोमियल इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जैसे अपन जानते हैं कि इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारी इक्वेशन होती हैं। ये इक्वेशंस आखिर आई कहां से? ठीक है, इक्वेशन से पहले क्या पढ़ते हैं? पहले लोग एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्यूबिक एक्सप्रेशन, और इन्हीं एक्सप्रेशन के जस्ट बगल में क्या लगा दो? इज इक्वल टू। तो क्या बन जाएगी ये? इक्वेशन। तो आखिर इक्वेशंस आई कहां से? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल का कांसेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर हमें ये जनरल फॉर्मेट समझ आ गया पॉलिनोमियल का, तो हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे क्या कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो कहां से डिराइव होके आती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डेल्टा डैश a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, ठीक है। तो ये हमारी किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये हमें बहुत ही अच्छे से याद करना है, ठीक है। हाँ। अब इसमें एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे कि आखिर क्या लिख दिया, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर an क्या होता है, an माइनस 1 क्या होता है, ठीक है, an माइनस 2 क्या होता है, a3 क्या होता है, a2 a1 ये सब क्या होता है, और x की पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2, ये बहुत ही भयानक सा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं जो हमें समझने चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आखिर an माइनस 1, an माइनस 2, a3, a2 और a1 और a0 क्या होते हैं। तो an और an माइनस 1, an माइनस 2 डेल्टा डैश और a2, a1 और a0, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं ये? कांस्टेंट, ठीक है। an माइनस 1, an माइनस 2, a3, a2, a1 और a0 सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। किसके कांस्टेंट है? रिस्पेक्टिव वेरिएबल के। रिस्पेक्टिव वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने पूछा कि an किसका कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मैंने पूछा an किसका कांस्टेंट है, तो an किसके बगल में लिखा हुआ है? x की पावर n के बगल में, तो ये किसका कांस्टेंट है? x की पावर n। x की पावर n का। अगर मैं ये पूछूं x की पावर n माइनस 2 का कांस्टेंट बताओ, x की पावर n माइनस 2 का, तुम बताओ कुमार। an माइनस 1 ठीक नहीं, x की पावर n माइनस 2 का पूछा है ना मैंने। a3x an माइनस 2। हाँ, x की पावर n माइनस 2 का कांस्टेंट क्या है? an माइनस 2। समझ आ रहा है? मतलब कांस्टेंट क्या होता है? उसके जस्ट उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल के सामने जो लिखा होगा वो क्या होता है? उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैंने पूछा a0 किसका कांस्टेंट है, यानी a0 किसका कांस्टेंट है? a0 x का a0 किसका कांस्टेंट है? x की पावर 0 का कांस्टेंट है, ठीक है। दोबारा समझना है, दोबारा समझाऊं क्या? देखो, x की पावर n के सामने कौन लिखा है? an। तो x की पावर n के सामने क्या लिखा है? an। तो x की पावर n का कांस्टेंट क्या होगा? an। अगर मैंने पूछा x की पावर n माइनस 2 का कांस्टेंट बताओ, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है? n माइनस 2, ठीक है। अगर मैंने पूछा x की पावर 2 का कांस्टेंट, तो वो क्या होगा? a2, ठीक है। अगर मैंने पूछा x की पावर 1 का कांस्टेंट, तो वो क्या होगा? a1। समझ में आया? कांस्टेंट क्या होते हैं? इन्हीं कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और 10th क्लास से आगे की जितनी भी क्लासेस हैं, हम किस वर्ड को यूज करेंगे? कोफिशिएंट को। अब पूछने का तरीका क्या होता है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2। x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट बताओ। अभी मैंने क्या पूछा था? x की पावर n माइनस 2 का कांस्टेंट क्या है? तो x की पावर n माइनस 2 का कांस्टेंट क्या होता? an माइनस 2। उसी तरीके से सिर्फ दोनों नाम सेम ही है, लेकिन हमें क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2। तो x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या आएगा? x की पावर n माइनस 2 का an माइनस 2। समझ आया? ठीक है, उसके जस्ट सामने जो बैठा होगा ना, वो इसका क्या होगा? कोफिशिएंट। समझ आया? अब अगर मैं पूछूं कि x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट, भूमि तुम बताओ। an माइनस 1। बिल्कुल सही। इसके सामने कौन बैठा हुआ है? a की पावर an माइनस 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है। जो n नीचे लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। अगर मान के चलो मैंने लिखा ये an लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने क्या लिखा an, तो इसे क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है वैसे, ठीक है, अपन ये पढ़ने नहीं बैठे,
ठीक है, अपन को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आखिर an -1 an-2 और ये सब क्या होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। लेकिन हम क्या बोलने वाले हैं हमेशा, कोफिशिएंट। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि आखिर an और ये सब क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि आखिर ये जो x की पावर n है, x की पावर n-1 है, x की पावर n-2 है, फिर x की पावर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर क्या हो जा रही है, 0। ठीक है, तो आखिर ये पावर 3, 2, 1, 0 पे क्यों आ रही है? पावर का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड जानते हो क्या होता है? ट्रेंड नहीं पता क्या होता है? नहीं। तुम्हें पता है ट्रेंड क्या होता है? नहीं पता? नहीं। ट्रेंड मतलब होता है किस वे में वो चीज चेंज हो रही है। ठीक है, हाँ। नहीं जानते? जैसे टिकटॉक का ट्रेंड देखा तुम लोगों ने? हाँ। देखा टिकटॉक का ट्रेंड? पहले मतलब वो यूज होता था सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, हाँ। लेकिन अब कैसे यूज होता है? बहुत ही खतरनाक। खैर अब तो बैन ही हो गया है। ठीक है, तो तुम लोगों को चलो छोड़ो, वो सब छोड़ो। अपन को क्या देखना है कि आखिर पावर का ट्रेंड कैसा है, यानी x की जो पावर है, ठीक है, x की जो पावर है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। चेंज क्या होता है, ट्रेंड होता है। ठीक है, तो x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो पावर अगर देखें तो कैसी चेंज हो रही है? 1, 2, 3 नहीं 3, 2 पहले 0 पहले n लिखा है, फिर -1, फिर -2 उधर, फिर 3, 2, 1। हाँ, ट्रेंड बताओ क्या हो रही है? घट हाँ, क्या हो रही है? घट रही है। हाँ, डिक्रीज हो रही है। Decrease पावर क्या हो रही है? डिक्रीज। मतलब सपोज करो यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे n-1 n-2, अगर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और फाइनली कहाँ जा रही है, 0 पे। ठीक है, तो पावर कैसी हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, पावर का ट्रेंड क्या है? डिक्रीज होने का। अब हम ये देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जनरली उसमें पता है कैसे पूछा जाता है? उसमें ये पूछा जाता है कि एक एक्सप्रेशन दे देंगे और पूछेंगे वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, चेक वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। क्या जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उनको देखने के लिए एक कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को ये बताना है कि ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो वो कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने लिखा 2x + 3 और मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो वैसे तो हम देख के डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी में हमें एक कंडीशन होती है जिसको हमें वो चेक करना पड़ता है। तो वो कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन ये है कि x की पावर जो n होता है, ठीक है, x की पावर जो n होता है, तो यहाँ पे जो n है वो क्या क्या होना चाहिए? या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, -∞ से लेकर +∞ और 0 भी एक इंटीजर है। तो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर। बट हमें यहाँ पे किसको कंसीडर करना है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को। किसको? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोई एक्सप्रेशन अगर गिवन है, जैसे ये गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम कहां पे आएंगे? डायरेक्टली इस कंडीशन पे। और कंडीशन क्या बोल रही है? कंडीशन ये बोल रही है कि जो x की पावर n है, तो जहां पे जो n है वो क्या क्या होना चाहिए? या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए? एक पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर बाय चांस x की पावर n है और जो n है अगर वो नेगेटिव इंटीजर हो जाए, क्या हो जाए? नेगेटिव इंटीजर। अगर वो नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फिर एक फ्रैक्शन हो जाए, क्या हो जाए? फ्रैक्शन। तो भूल जाओ कि वो एक पॉलिनोमियल होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बड़ा सा क्रॉस है यहाँ पे। अगर तुम्हें कहीं भी x की पावर n में n अगर नेगेटिव इंटीजर दिख जाए या फिर एक फ्रैक्शन दिख जाए, तो वो डेफिनेटली क्या पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, दोबारा, अगर x की पावर n में n अगर नेगेटिव हो गया या फिर एक फ्रैक्शन आ गया, तो क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। लेकिन अगर x की पावर n में n 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आया कि पॉलिनोमियल हम कैसे चेक करेंगे? तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं और अपन ये देखेंगे कि आखिर वो पॉलिनोमियल कहलाए जाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भैया, हाँ, अपन ये कैसे देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं? हाँ, वही बता रहा हूं मैं। अभी अपन ने देखिए ना, कंडीशन बस चेक करनी है अपन को। जो कंडीशन थी ना x की पावर n की, जो कंडीशन थी उस कंडीशन को बस चेक करना है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया x + 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज ये देखो कि क्या इसके पास एक वेरिएबल है? नहीं। बताओ। नहीं है। नहीं। नहीं है। नहीं है। हाँ है। कैसे? क्योंकि अगर
किसी की जैसे x की पावर 0 बन जाए तो वो ऑब्वियसली 1 नंबर होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है यहाँ पे, देखते हैं कैसे है। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिख दूं तो यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन वो कैसा है? देखो x की पावर 0, पावर्स और एक्सपोनेंट में अपन लोगों ने पढ़ चुका है। क्या पढ़ा है कि एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। मतलब x की पावर 0 का आंसर कितना आने वाला है? 1। तो और ये क्या लिखा हुआ है? कोई अगर कांस्टेंट लिखा है और अगर कोई वेरिएबल लिखा है तो उनके बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन। किसका होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो अगर 2 into और x की पावर 0 क्या बनने वाला है? 1 बनने वाला है। तो 2 into 1 कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब भले ही ये नहीं लिखा है बट यहाँ पे वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है? देखो अभी देखा अपन ने, उसकी पावर कितनी थी? 0। और पॉलिनोमियल में अगर तुम लोगों ने देखा हो, सबसे पहले जो पावर होगी वो कैसे होगी? बड़ी, और उसके पीछे पावर्स कैसे होती जाएंगी? छोटी। तो देखो इसके ऊपर पावर कितनी है? 1। इसके ऊपर पावर कितनी है? एक ऐसी पावर होती है जो दिखती नहीं है। कोई भी वेरिएबल अगर खाली लिखा है, सपोज कर मैंने z लिखा, तो क्या इसके ऊपर पावर है? बिल्कुल है। कौन सी पावर है? 1। क्योंकि अगर मैं z की पावर 0 लिख दूं तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 1। क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए अगर कोई वेरिएबल खाली लिखा है तो उसकी पावर हमेशा कितनी होगी? 1। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी हो रही है x की? 1। और अभी अपन ने पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मेट में देखा जो इतने बड़े में कि n होती है, मतलब हाईएस्ट होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर और कम होगी, और फिर कहां चली जाएगी? 0 पे। मतलब पावर कैसे होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे कितनी होगी? 0। तो क्या पावर डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल। मतलब पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है। ठीक है। तो अगर ये पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, लेकिन हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन ये बोलती है कि x की जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए? या तो 0 या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर नंबर। यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है? 1। तो क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल। +1 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। इस पे आते हैं। यहाँ पे तो वैसे कुछ नहीं लिखा था बट फिर भी अपन सपोज करके चल रहे हैं कि x की पावर यहाँ पे कितनी हो रही है? 0। क्या उसके अलावा पावर फ्रैक्शन में थी? नहीं। क्या पावर नेगेटिव थी? नहीं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ। यानी पहली कंडीशन क्या थी? n क्या क्या होना चाहिए? या तो 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। बिल्कुल। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम चेक करते हैं एक्सप्रेशन को कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। समझ आया? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करते हैं 2x² + 3x + 4। ठीक है। अपन का क्या गिवन है? एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है। अपन को ये चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। ठीक है। तो अपन देखते हैं 2x² + 3x + 4। सबसे पहली चीज, क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ। क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ। एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है? मिक्सचर। तो ये है, बिल्कुल है। यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स क्यों है? क्योंकि प्लस माइनस के बगल बगल में कितने बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। ठीक है। कौन कौन सा? 2x² 3x + 4। इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई। अब अगर मैं तुमसे कोफिशिएंट पूछूं, ठीक है, भूमि बताएगी। ठीक है। भूमि ये बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का 2। हाँ, x² का कोफिशिएंट अभी अपन ने पढ़ा था ना। हाँ। पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मेट में नहीं पढ़ा था कि किसी भी नंबर की जो पावर होगी उसका कोफिशिएंट क्या होता है? उसका कोफिशिएंट उसके जस्ट कहां बैठा होता है? सामने। अगर मैं तुमसे पूछूं, कोमल बताना, x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। ठीक है, समझ आ रहा है? और x की पावर 0 का कोफिशिएंट 4, क्योंकि यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है लेकिन x की पावर 0 है। समझ आई? हाँ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? n जो है, यानी x की पावर n जो है, n क्या क्या होना चाहिए? 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे भी है, कितनी है? 0। तो पावर की डिक्रीज हो रही है, पहली चीज। हाँ, हाँ। पावर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में, बिल्कुल। 2 1 और फिर 0, इतना तो कंफर्म हो गया। दूसरी चीज n 0 है क्या? देखो यहाँ पे x की पावर कुछ ऐसी है जहाँ पे 0 लिखा हो, हाँ, बिल्कुल लास्ट में है ना x की पावर 0, तो 0 चलेगा। अच्छा, x की पावर फिर कितनी हुई? 1 भी चलेगा। x की पावर 2 हो रही है वो भी चलेगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे। कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पावर डिक्रीजिंग है और ये क्या हो रहा है? 0 और पॉजिटिव इंटीजर दोनों आ रहा है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक क्वेश्चन देते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है, अब हमें ये एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कंडीशन चेक करेंगे डायरेक्टली, अगर पॉलिनोमियल चेक करना है तो नहीं। तो x की पावर n के बना है, ठीक है,
x की पावर n में हमें क्या चेक करना होता है, जीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर, बस इतना ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव आया और अगर फ्रैक्शन में आ गया तो क्या पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। तो इसको देखते हैं, x की पावर -1, 2x और फिर 3। यहाँ तो देखते से समझ जाना, पहली चीज क्या लिखी हुई है, x की पावर -1, नेगेटिव इंटीजर आ गया। नेगेटिव इंटीजर आने की वजह से क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं नहीं है। है। समझ में आई बात? भैया हाँ जैसे आपने बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो x की पावर हुई 1 फिर और 2x की पावर 3 और जो 2x की पावर 3 कैसे? x की पावर 3 कहाँ लिखा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ। ठीक है, एक मिनट पहले लिख लेता हूँ। बोलो। जैसे x की पावर हुई 2 हाँ फिर प्लस 2x हाँ नहीं 2x की पावर 3 हाँ और प्लस x की पावर 1, हाँ ये पॉलिनोमियल हो सकता है? हाँ ठीक है, ऐसे चेक करते क्या है पॉलिनोमियल है। पहली चीज तो सिर्फ हमें किसकी पावर चेक करनी है, x की। तो यहाँ पे देखा मैंने, x की पावर यहाँ पे भी 2 है, पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 यूज हो रहा है, तो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ। और कंडीशन भी क्या बोलती है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, है ना, दोनों में से कोई एक चीज। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर यूज हो रहा है सारे, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिक्कत दे रही है, वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, चेंज है। पहले कौन आ रहा है 2, फिर कौन आ रहा है 3, फिर कौन आ रहा है 1। तो हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। अगर अपन लोगों ने देखा हो जनरल फॉर्मेट, अभी इस चीज पे आऊंगा मैं दोबारा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझा दे रहा हूं कि हमें हमेशा हाईएस्ट पावर को आगे रखना है। किसको? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी है, 3। तो हमेशा उसको कहाँ रखना पड़ता है, आगे की तरफ। ठीक है, वो क्यों रखना पड़ता है अपन देखेंगे, अभी फिर से समझाऊंगा मैं कि आखिर जनरल फॉर्मेट में और चीजें समझनी है अपन को। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वो समझेंगे ना जब, तब अपन को ये पता चलेगा कि आखिर इसे 3 को आगे क्यों लिखा जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा 2x³ + x² + x की पावर 1। ये पूरा किसक के जाएगा, ठीक है, पूरा शिफ्ट होगा। समझ आ रहा है? हाँ। ये पूरा ही शिफ्ट करेंगे, ये नहीं कि x की पावर 3 को ही बस निकाल के शिफ्ट करा, ठीक है, पूरा शिफ्ट करना है। आगे 2x³ हो गया, x² हो गया, x + 1 हो गया, ठीक है, x की पावर 1 हो गया। तो क्या ये अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? हाँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो लेकिन हमारी मेन कंडीशन ये चेक करनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो जीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ आ गया? लेकिन भैया आपने बोला था कि n की पावर 0 होनी चाहिए, लेकिन इधर तो 0 है। और लगा भाई, और समझ नहीं आ रही है? ठीक है, पहली बार में और बता दिया था, या तो ये दोनों में से कुछ भी। हाँ भैया मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखी है तो क्वेश्चन दिया है तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं? बिल्कुल, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद ही हम आंसर मतलब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसने पावर और एक्सपोनेंट पढ़ा होगा उसे बहुत अच्छे से बनता होगा। चलो ये क्वेश्चन में बताएं। ठीक है, x² + √(x) यानी स्क्वायर रूट ऑफ x। ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। ध्यान रखना, ये कौन सा रूट है, स्क्वायर और क्यूब रूट कैसा होता है, ऐसा 3 लिखा रहता है उसके बगल में। ठीक है, x² + √(x + 3। तो ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ हाँ पॉलिनोमियल है? हाँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों है? हाँ। चलो तुम बताओ क्यों है। क्योंकि वहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और 3 के साइड में x की पावर 0 भी है। ठीक है, अच्छा तुम्हारा भी ये है, ठीक है, तुम्हारा भी ये है आंसर, है ना, हाँ। पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि पॉलिनोमियल है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यहाँ तो माना कि x की पावर कितनी है, 2 कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है बता सकता है कोई? अगर पावर बिल्कुल सही, तो जब तुम्हें पावर एक्सपोनेंट का कांसेप्ट पता था तो फिर तुमने क्यों नहीं बोला? ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, सबको पता है पावर कितनी है यहाँ पे, 1/2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब रूट को कन्वर्ट करा जाता है किसमें, पावर में, स्क्वायर रूट की पावर में कन्वर्जन कितना होता है, 1/2। पावर ऑफ 1/2। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगा x की पावर 2, x की पावर 1/2 + 3, तो यहाँ पावर किस फॉर्मेट में होगी, फ्रैक्शन। और हमें ये पता है कि अगर x ने किसकी शक्ल ली, फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, अगर नेगेटिव इंटीजर में ले ली या फिर फ्रैक्शन हो गई, तो क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर तुमने रूट देख लिया, क्या देख लिया, रूट, ठीक है, अंडर रूट या फिर क्यूब रूट देख लिया, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर तुमने क्या देख लिया, अंडर रूट, तो क्या वो पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। ये हमेशा याद रखना है। ठीक। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया था, इस पे बेस क्वेश्चन आने ही आना है। तो क्वेश्चन है 3x² प्लस √2x प्लस 3, ठीक है। हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, 3x² प्लस √2x प्लस 3। अब हमसे ये पूछा गया क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि x की जो पावर है, ठीक है, x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, कोई दिक्कत, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0, ठीक है, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी x की पावर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है, तो मतलब है। बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन ने ये बोला था कि सिर्फ हमें किसको चेक करना है, x की पावर, ना कि कांस्टेंट की पावर। हमारा 2 क्या है, हमारा 2 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर है क्या, पावर है, कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर नहीं है भाई। यहाँ पे क्या लगा है, रूट लगा हुआ है, 1/2, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2। लेकिन क्या कंडीशन में ऐसा बोला था कि कांस्टेंट की पावर ये होनी चाहिए, ऐसा था क्या, नहीं ना। तो अगर वहां पे नहीं था तो हम क्यों देखे, तो कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है, वेरिएबल। वेरिएबल की पावर ये देखनी है कि 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे रूट लगाओ, यहाँ पे रूट लगाओ, कांस्टेंट पे रूट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ किस पे रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे। किस पे रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि आखिर हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो, ये गिवन है x² प्लस 1/x प्लस 2। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि x की पावर 2 है फिर? और क्वेश्चन में बस ये, मतलब उसमें फॉर्मेट में बस ये कहा है कि अगर x की पावर पॉजिटिव हो तो ये पॉलिनोमियल है। तो वहाँ पे x की पावर 1 लिखी है, तो और वहाँ पे x की पावर 0 है, इसलिए पॉलिनोमियल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। तुम बताओ भाई ये पॉलिनोमियल है, है पॉलिनोमियल, तुम बताओ भूमि, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। लॉजिक पता है, ऐसे तुक्के लगा रहे हो, तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है। x² प्लस 1/x प्लस 2। अब ध्यान से देखना आखिर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ठीक है। अगर पावर और एक्सपोनेंट पढ़ा है तुम लोगों ने, तो ये बताओ 1/x को क्या x की पावर -1 लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर, अगर कोई बेस है उसकी पावर अगर क्या है, नेगेटिव, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। कैसे कर सकते हैं, 1/x की पावर पॉजिटिव पावर, ठीक है, समझ आया। तो अगर ये लिखा हुआ है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होता है, 1/x, तो मैंने उसको क्या लिख लिया, x की पावर -1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसे लिखूंगा ये, और इसे मैंने कन्वर्ट किसमें करा, x की पावर -1, और इसको क्या लिखा, +2। तो अब देखना यहाँ पे पावर कितनी होगी x की, नेगेटिव होगी। और क्या नेगेटिव पावर आते से वो पॉलिनोमियल कहलाता है, नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप का क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन 5 टाइप के क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है और यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो बहुत सिंपल है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, और एक और x की पावर है वो कितनी है, 0, ठीक है, समझ आया। तो ये बहुत सिंपल था, और इन 5 टाइप के क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अपन आते हैं वापस अपने जनरल फॉर्मेट पे, ठीक है। भैया अगर ऐसा होता कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 और प्लस 2x की पावर 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। बस हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिक्रीजिंग कैसा होगा, सबसे पहले 6 आएगा, फिर उसके बाद 4, फिर कितना आएगा, 2x की पावर 3, कोई डाउट नहीं, और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। 0 हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, या तो 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर। बोलो, समझ में आया। हाँ, अब आगे बढ़ सकते हैं, हाँ, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मेट में कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, जैसे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है, ये सब देखना है, ठीक है। तो वापस अपन आते हैं अपने फॉर्मेट पे, x की पावर an, x की पावर n प्लस an -1, x की पावर n -1
प्लस an-2 x की पावर n-2 डैश 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 a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 a1 x की पावर 1 प्लस a0 x0 यानी x की पावर 0। ठीक है भैया हम लोग ये फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ इसे समझना है। ठीक है, अभी और डिटेल में समझेंगे हम। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, आखिर उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वापस आते हैं, यहां से पावर का ट्रेंड क्या होता है? पावर का ट्रेंड क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं सपोज करता हूं n को मैंने कितना लिया 8, क्योंकि n को मुझे क्या लेना है? एक पॉजिटिव इंटीजर, या तो मैं 0 ले सकता हूं या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले सकता हूं। तो मैं क्या सपोज कर रहा हूं 8। तो अगर मैंने इसे 8 लिया तो आगे चल के अगर मैं देखूं, क्या हमें इससे कोई मतलब होता है क्या? कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, कोई नंबर ही होगा। इनके n-1 n-2 इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? x की पावर n पे। n यहाँ पे मैंने क्या सपोज करके चला है? 8। क्या सपोज करा है? 8। तो यहाँ पे n की पावर कितनी है? 8। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे n मैंने कितना सपोज करके रखा है? 8। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 8 -1 कितना होगा? 7। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पे कितनी थी? 8। यहाँ पे कितनी हुई? 7। अब यहाँ पे कितनी होगी? n कितना था? 8। और यहाँ पे 8 - 2 कितना होगा? 6। तो यहाँ पे पावर कितनी थी? 8 फिर 7 फिर 6, फिर और करूंगा तो n-3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो n-3 मतलब 8-3, और 8-3 कितना का? 5। तो अगर अपन ट्रेंड देखें 8 7 6 5 और फिर आगे के चल के 4 आएगा, 3 आएगा, फिर देखो 3 आ गया। ठीक है, 8 हुआ, 7 6 5 4, यहाँ पे बीच में रहे होंगे इसलिए मैंने वहां पे क्या क्या बना दिया? डैश डैश डैश। और यहाँ पे कितना आ रहा है? फिर 3, और फिर आगे जाके क्या हो रहा है? 2, और फिर क्या हो रहा है? 1, और फिर फाइनली पावर कितनी हो रही है? 0। समझ आ रहा है इतना? पक्का? अब देखना यहाँ पे, यहाँ हमें मेन चीज देखनी है। कहाँ देखनी है? यहाँ पे लास्ट में देखो ये a0 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? A0, मतलब a0 को a0 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a0। अब a0 लिखा है और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? x की पावर 0, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो a0 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, a0 into 1 ये लिखा हुआ है वहां पे। तो a0 into 1 कितना होगा? a0 ही आ जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो a0 into 1 कितना हो जाएगा? a0। मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a0 लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है इतना? पक्का? तो इसके लास्ट में क्या आएगा? हमेशा ये a0 क्या आएगा? और ये क्या है? कांस्टेंट ही है। क्या है? सिर्फ कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर 0 में x तो हट ही जाता है, वो क्या बन जाता है? वेरिएबल। क्या बन जाता है? वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है? कांस्टेंट। तो हमेशा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक कांस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट होना जरूरी है। 0 भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? 0। और 0 को अपन शो नहीं करते। समझ आ रहा है? अगर मैंने लिखा 2x + 3, ठीक है, क्या लिखा है मैंने? 2x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? उसके हमेशा लास्ट में क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। अब वो क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैं लिख दूं 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है? हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उसकी पावर कितनी हो, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे x को देखें तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। बोलो हाँ है। ठीक है, अब ये बताओ कि a0 कांस्टेंट आने ही आना है। अगर मैंने लिखा 2x, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें? अलग से कोई कांस्टेंट? जैसे यहाँ पे था 2x + 3, यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिख रहा है? क्या? जब भी अगर x लिखा है तो कोई से भी वेरिएबल के आगे कोई से भी वेरिएबल के आगे 1 लिखा रहता है। 1 नहीं, इस तरीके से नहीं। तुम बताओ, तुम्हें पता है? तुम्हें यहाँ पे कोई कांस्टेंट है? जैसे यहाँ पे हमेशा अपन को पता है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा। लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर आना ही आना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे तो कांस्टेंट दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्या कांस्टेंट है? क्योंकि 1 की पावर 0 लिख देंगे। अरे भाई कांस्टेंट पूछ रहा हूँ। नहीं पता। बिल्कुल है कांस्टेंट, मैं बता रहा हूँ क्या ये लिखा हुआ है। दिख बस नहीं रहा, क्योंकि 0 का कोई सेंस नहीं होता। लेकिन 0 तब भी कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? अभी तो अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन में कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं? -∞ से लेके +∞ इंक्लूडिंग विद 0। तो 0 भी तो आएगा।
तो हर पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक कांस्टेंट का होना जरूरी है, और अगर वो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है इट मींस कि वहां पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, जीरो। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो अपन ये देखा कि लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट। अब देखना यहाँ पे ये x की पावर 1 को शो करना जरूरी है क्या? मतलब 1 को मैं शो करूं कि नहीं करूं? नहीं। जरूरी नहीं होता इसको शो करना, ठीक है। अब अपन आगे ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी पावर होती है। देखो अगर अपन देखें यहाँ पे पहले क्या बना था 8, फिर क्या बना था 6, फिर 5 4 3 2 1। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ लिखी हुई है? आगे की तरफ, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ थी? यहाँ पे। और जो सबसे हाईएस्ट होता है वो क्या करता है? लीड करता है। जैसे अपन ने अपनी क्लासेस में भी देखा हो, जो लड़का या लड़की सबसे हाईएस्ट मतलब स्कोर करते हैं या फिर उनकी इंग्लिश वगैरह सब अच्छी होती है, तो उनको क्या बनाया जाता है? हेड बॉय या हेड गर्ल बनाया जाता है? बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? और वो क्या करते हैं? लीड करते हैं। पूरे स्कूल को क्या करते हैं? लीड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो x की पावर n वाले टर्म थी, इसकी पावर कितनी थी? 8। और वो सारी पावर्स में से हाईएस्ट पावर थी कि नहीं? तो अगर वो हाईएस्ट है तो वो क्या करेगी? लीड करेगी। सही बात है? मतलब हाईएस्ट पावर ही क्या करती है? हमेशा लीड करती है। और उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है, हाईएस्ट पावर के साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है वो कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट, या तो उसे बोल सकते हैं लीडिंग कांस्टेंट। लेकिन अपन अभी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं इसलिए अपन कोफिशिएंट बोलेंगे। इसीलिए हाईएस्ट पावर के साथ जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पे अपन ने नई चीज सीखी, लीडिंग कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? द कोफिशिएंट विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है। द कोफिशिएंट विद द हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। इसके साथ जो कांस्टेंट लिखा होगा वो क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट। पक्का समझ आ गया? हाँ। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि A3 लीडिंग कोफिशिएंट है तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? A3 का लीडिंग कोफिशिएंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है? 3। क्या वो हाईएस्ट पावर है? नहीं। इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 है क्या? नहीं। हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। तो उसका कांस्टेंट क्या है? उसका कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट। यानी अगर मैं x की पावर n का कोफिशिएंट पूछूं लीडिंग कोफिशिएंट, तो वो क्या होगा? a की पावर n। समझ आया? पक्का क्लियर हो गया लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज। लीडिंग कोफिशिएंट क्लियर है? अब आते हैं एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है? ठीक है, तो एब्सोल्यूट टर्म बहुत ही सिंपल है। सबसे आखिरी में पहुंच जाओ। कहां पहुंचना है? सबसे आखिरी में, लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या लिखा रहता है? एक कांस्टेंट। क्या लिखा होता है? सिर्फ एक कांस्टेंट। वही कांस्टेंट क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टर्म। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए नॉट मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं 2x ही लिखा है, सपोज करना 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या इसके पास कोई कांस्टेंट है? हाँ। दिख रहा है क्या? नहीं। तो होगा क्या? जीरो। +0। सही है। और क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ। और इसके लास्ट में क्या दिख रहा है? और वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या ये एब्सोल्यूट टर्म है? हाँ। बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट मतलब एब्सोल्यूट टर्म। समझ आया? तो अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर बताओ सबसे पहले। तो 2 हाईएस्ट पावर है। 1 x की हाईएस्ट पावर कितनी है? और कोई है नहीं इक्वेशन में, तो कौन होगा हाईएस्ट? 1 ही होगा। उसका कोफिशिएंट क्या है? 2x। नहीं, x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो क्या वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा? क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। और उसका कोफिशिएंट क्या है? 2। तो वो क्या कहलाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। और अगर मैं इधर पूछूं कि एब्सोल्यूट टर्म बताओ, तो वो कितनी होगी? 0, क्योंकि उसके लास्ट में क्या दिख रहा है? +0। कोई दिक्कत नहीं आता? अब बहुत आसान होगा लिखना, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं लिखा 2x² + 3x + 4, ठीक है। सबसे पहले बताओ एब्सोल्यूट टर्म क्या है? कोमल बताओ। एब्सोल्यूट टर्म अगर कोई एब्सोल्यूट टर्म यहाँ पे क्या है? सिर्फ यही बताना है। एब्सोल्यूट टर्म 4 है। 4 है, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है? 4। अच्छा, ये बताओ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? तुम बताओ। लीडिंग कोफिशिएंट 2। लीडिंग कोफिशिएंट 2 क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और उसके साथ लिखा कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट क्या है? 2। तो लीडिंग कोफिशिएंट कौन बना? वही। समझ आया? पक्का क्लियर हो गया है कि एब्सोल्यूट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने समझा कि लीडिंग कोफिशिएंट और क्या समझा कि एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि आखिर ये क्या है? जनरल फॉर्मेट, ठीक है।
ये क्या है, किसी पॉलिनोमियल का क्या है, जनरल फॉर्मेट, ठीक है। अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट है, अच्छा एक और क्वेश्चन इसका आने से पहले, अगर मैं लिखा 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, कैसे? क्योंकि 2 के पास x की पावर 0 वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0, बहुत ही सही। यहाँ पे अगर x की पावर 0 लिखा दैट मींस x है और उसकी पावर कितनी है, 0, और 0 होना जरूरी है क्योंकि पॉलिनोमियल अगर बनाना है तो x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल। लेकिन हम इसे पता है क्या कहते हैं, इसका एक सेपरेट नाम बना हुआ है और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं 0 लिख दूं, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है? हाँ कैसे बता सकते हो? क्योंकि 0 भी कांस्टेंट होता है तो 0 के साइड में भी x की पावर 0 वेरी गुड। यहाँ पे भी कितना होगा, x की पावर 0, वेरिएबल तो हो गई होगा, ठीक है। x की पावर 0 और x की पावर 0 कितना होता है, 1, तो 0 into 1, और किसी भी नंबर को 0 into 1 करो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 into x की पावर 0 भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका भी नाम भगवान ने देके रखा है और वो क्या है, 0 पॉलिनोमियल। समझ में आया? हाँ। पक्का कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी अपन और भी पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जैसे अपन ने एक्सप्रेशंस पढ़े ना, लीनियर एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या है, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। अपन एक्सप्रेशन को ही क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो वो आगे जाके क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। लेकिन अभी अभी अपन को ये समझना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। भैया वो हाँ? आपने पहले जो समझाया था कि वो 0 होना चाहिए, तो मेरे को एक डाउट आ रहा है। बोलो। तो जैसे x की पावर 1/2, हाँ उसकी होल पावर हाँ 2, 2, और इधर लिखा होगा x की पावर 1, हाँ तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। बिल्कुल है। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि क्योंकि अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 और 2 हम जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, इनटू, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/2 into 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1, x की पावर 1 और x की पावर 1। अच्छा, x की पावर 1 और x की पावर 1 को ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ लिख सकता हूँ। और x plus 1 x plus x कितना होगा, 2x, ठीक है। और 2x यहाँ पे पावर कितनी है, x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। और हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, अगर n 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, सही है। तो इसी वजह से जो अपन को क्वेश्चन अभी इसने जो क्रिएट किया था वो क्वेश्चन क्या होगा, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोगों ने देखा कि आखिर कैसे जनरल फॉर्मेट से अपन चीजों को समझते हैं। एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है, ठीक है, और पावर का ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। और अब अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। आखिर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे एक्सप्रेशन होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब अपन देखने वाले हैं कि आखिर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अपन का मेन टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि एक्सप्रेशन, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इक्वेशन क्या होती है, क्या पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के बगल में पटक देंगे, सही बात है। अगर ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, बताओ ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के बगल में मैं अगर 0 डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि ये पूरी क्या थी, पॉलिनोमियल का एक जनरेट फॉर्मेट था। क्या था, जनरल फॉर्मेट। ये पॉलिनोमियल का जनरेट फॉर्मेट था, जनरल फॉर्मेट था। और इस पॉलिनोमियल को मैंने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। किसके इक्वल रखा है, 0 के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो तो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। वैसे पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल रख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हम इसके क्या देखेंगे, टाइप्स। आखिर पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम ये देखेंगे कि आखिर कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें जनरल फॉर्मेट को पीछे की तरफ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उसके बाद हम एक एक करके सारी इक्वेशंस को देखेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डैश 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 a n माइनस 4 x की पावर 4 प्लस a n माइनस 3 x की पावर 3 प्लस a n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस a n माइनस 1 की पावर 1 और सॉरी a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर ये इक्वेशन जो होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और कौन सी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ये सारी इक्वेशंस आखिर कहां से डिराइव होकर आई हैं, कहां से इक्वेशंस बनी है। तो उसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके थ्रू हम समझेंगे कि ये सारी इक्वेशंस कहां से डिराइव हुई हैं, इससे डिराइव हुई हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर कैसे डिराइव हुई है, ठीक है। तो हमें पहले एक एग्जांपल लेके चलना है। हमें इसे ये सपोज करके चलना है कि ये क्या है, एक अर्थवॉर्म जानते हो, केचुआ देखा है, केचुआ क्या होता है, अर्थवॉर्म, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, अर्थवॉर्म। केचुए की प्रॉपर्टी होती है, अगर तुम इसे कहीं से भी क्या कर दो, कट कर दो, तो वहीं से वो चलना चालू कर देगा, ठीक है, मरेगा नहीं। ये केचुए की क्या है प्रॉपर्टी, अर्थवॉर्म की प्रॉपर्टी है कि अगर केचुए को तुम काट दो कहीं से भी तो वो क्या करेगा, दोबारा वहीं से, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो भी क्या कहलाएगा, केचुआ कहलाएगा, अर्थवॉर्म ही कहलाएगा, और ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, अर्थवॉर्म ही कहलाएगा। और दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगे, यानी जिंदा रहेंगे और चलेंगे भी, ठीक है, समझ आ रहा है भैया। हाँ। तो जो दो कटे हुए हैं, तो जिस साइड उसका मुंह रहता है, उस साइड वाला भी चलेगा, और हाँ, जो दोनों साइड, केचुआ दोनों साइड से चल सकता है, अर्थवॉर्म दोनों साइड से ही मतलब मोशन कर सकता है, आगे भी और पीछे भी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बस एक ही चीज याद रखनी है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी ये पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट है, पॉलिनोमियल जो होता है वो किसका फॉर्म लेके चलता है, अर्थवॉर्म का। और अर्थवॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कहीं से भी उसे कट कर दो वो तब भी कोई अर्थवॉर्म कहलाएगा, और ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, अर्थवॉर्म कहलाएगा। समझ आ रहा है इतना? पता, अब ये नहीं कि पूरे काट के फेंक दिया, हर जगह से काट दिया, ऐसा नहीं है कि पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, वरना फिर किसी सेंस का नहीं हो, ठीक है। अपन को मतलब कुछ पोर्शन ही काटना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि ये किसके टाइप पे, एक अर्थवॉर्म की तरह, किसकी तरह, अर्थवॉर्म की तरह। अब आगे देखते हैं आखिर इसका यूज करके, इस अर्थवॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैसे लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन या फिर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है। लीनियर पे तो नहीं, सबसे पहले अपन आते हैं पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे। पहले अपन देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन पे अपन बाद में आएंगे, जब उसको इज इक्वल टू के 0 रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। पहले अपन ये समझ लेंगे कि आखिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर अपन ये समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर अपन ये समझेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। और जैसे अपन वो समझ जाएंगे उसके बाद अपन सबको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, तो वो सारी क्या बन जाएंगी, इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है, समझ आया। सबसे पहले अपन आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल आखिर कैसे इस पॉलिनोमियल से आया है, ठीक है। सारे के सारे जो पॉलिनोमियल है वो किससे डिराइव होके आए, इस जनरल फॉर्मेट से। तो अपन ये देखने वाले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा है। अभी अपन ने देखा ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, सिर्फ एक नंबर, वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे अर्थफॉर्म को, क्या ये अर्थफॉर्म जैसा है, हाँ, ठीक है, इस पूरे अर्थफॉर्म को मैं कहां से कट करूंगा, यहां से। क्या यहां से लेके यहां तक का पोर्शन पॉलिनोमियल है, बिल्कुल, क्योंकि यहां से अगर ये पूरी अर्थफॉर्म है और अगर मैं यहां से काट दूं तो ये भी अर्थफॉर्म कहलाएगी और ये भी अर्थफॉर्म, लेकिन रियल में क्या है, पॉलिनोमियल। तो अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को यहां से कट करा तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। अब मैं इसको देखूंगा, ठीक है, किसको देखना है हमें, सिर्फ इस वाले को, राइट वाले को। तो a0 x0, ठीक है। अगर इसको देखूं तो x की पावर 0 कितना बनेगा, 1, ठीक है। नंबर x की पावर 0 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, और किसी भी चीज का 1 से मल्टीप्लिकेशन वही चीज आ जाती है, मतलब a0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी होती है, a0 की तरह, सिर्फ एक कांस्टेंट, समझ आया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा पॉलिनोमियल बनता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल हमने देख लिया। अब सेकंड आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। क्या आखिर लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ठीक है।
तो अब हम इसे कहां से कट करेंगे, अब हम इसे यहां से कट करेंगे, ठीक है, कहां से कट करेंगे, इस साइड से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अभी भी पॉलिनोमियल है और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए यहां से यहां तक का जितना ही पोर्शन है पूरे को हम अपन देखेंगे, ठीक है। तो पूरा क्या लिखा हुआ है, a1 x प्लस a0 x0, मतलब x की पावर 0। तो a1 x प्लस a0 x0, इसको अगर अपन देखें तो इसे क्या ये लिख सकता हूं, a1 x प्लस a0 और ये x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पे a0 लिख दूं बस, हाँ चलेगा ना, हाँ। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसकी आखिर खास बात क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर होगी वो कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे लीनियर देखो, यहाँ पे वेरिएबल है क्या, यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यहाँ पे भी वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर कितनी है, 0। लेकिन यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो जाए तो वो कौन सा एक्सप्रेशन कहलाता है, लीनियर एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है, लीनियर एक्सप्रेशन। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए, 1, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया। तो इसी वजह से a1 x की पावर 1 a0 क्या कहलाता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप का। जो थर्ड टाइप का है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम देखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहां से आता है, ठीक है। तो अभी हमने यहां से कट करा था, अब हम कहां से कट करेंगे, यहां से, और यहां तक का पोर्शन पूरा कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि यहां से कट करा है तो ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। अब अगर अपन देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, a2 x2 a1 x1 और a0 x0। हाईएस्ट पावर बताओ, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी, 2। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, कितनी, 2, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया, ठीक है। जैसे लीनियर में क्या था, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसी वजह से उसे क्या कहा गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड टाइप के पॉलिनोमियल पे, जो कि है क्यूबिक। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहां से डिराइव होता है, तो अभी अपन ने यहां से कट करा था, अपन कहां से कट करेंगे, यहां से, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये कितना होगा, a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन है वो कहां से डिराइव हुए हैं, इस जनरल फॉर्मेट से, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट है और यहां से ये सारी चीजें हमारी डिराइव होकर आती है। इधर हम कट करते जाएंगे और हमारा पॉलिनोमियल डिराइव होते जाएगा। एक लास्ट टाइप का बचता है और वो कहलाता है बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, बायक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। बायक्वाड्रेटिक का पहले अपन ने देखा क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी हो रही थी, मतलब पावर कितनी हो रही थी, 2। बायक्वाड्रेटिक में उसका क्या हो जाएगा, डबल, यानी 2 का डबल क्या होता है, 4। तो इसलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 4। तो अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, हमारा बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में कितनी होगी, देखो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4। तो इस वजह से बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने ये देखा, लेकिन इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म में लिखने का तरीका, उसी भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन सारे पॉलिनोमियल्स को एक साथ लिखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अगर हम देखें पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के थे, ठीक है। तो पहला जो पॉलिनोमियल था वो कौन था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस तरीके से लिखा जाता है, a0 से, किससे, a0 से, ठीक है। फिर कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर को भी लिख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, a1
x1 और a0, ठीक है। यहाँ पे 1 मौजूद हो या फिर नहीं, दिखाना हो तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। तो ये कितना होता है लीनियर पॉलिनोमियल a1x प्लस a0, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक कितना है, a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0, ठीक है। अब आते हैं किस पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, a3 x3 प्लस a2 x2 a1 x1 प्लस a0 x0, ठीक है। अब आते हैं बाय क्वाड्रेटिक पे, a4 x4 प्लस a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0, ठीक है। हमने सारे टाइप के पॉलिनोमियल लिखे, पहला कौन सा है कांस्टेंट, दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक और फिर चौथा क्यूबिक और उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब हम ये देखें कि इस तरीके से लिखना क्या हम इसे कभी याद रख पाएंगे, बताओ। इस तरीके से अगर हमने इसे लिख लिया और अगर याद करने की कोशिश करें तो क्या याद कर पाएंगे इसे कभी, बिल्कुल नहीं। तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने का तरीका ढूंढा, ठीक है। वो तरीका क्या है, इस a0 को हमने क्या सपोज कर लिया, c, क्या सपोज करा, क्योंकि कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, तो इसे हमने क्या सपोज करा, c, क्या सपोज करा, c, सिर्फ c, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या है फिर, लीनियर है, लेकिन a1 a2 a1 a3 a2 1 और फिर a4 a3 a2 a1 इन सबको हमने रिप्लेस करा, किससे रिप्लेस करा, अल्फाबेट से। सबसे पहला अल्फाबेट कौन आया, a, उसके बाद b c d ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, a1, तो a1 की जगह हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, क्योंकि a0 को हम क्या बोल चुके हैं, a0 को क्या बोल चुके हैं, c, ठीक है, क्या बोल चुके हैं, c, तो इसे हम क्या सपोज करेंगे, a, ठीक है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं ax प्लस b लिख सकते हैं हम इसे, क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b, और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे a अगर यूज कर लिया है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे सेकंड बार, b, क्योंकि a तो यूज हो चुका है, तो अब क्या आएगा, b। इसी तरीके से अगर इसे देखें तो ये क्या बन जाएगा, a2 है, मतलब सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, ax स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, b, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है, b, तो b के साथ क्या आ जाएगा, x, सिर्फ इनकी जगह रखना है, किसकी जगह, a2 a1 और a0, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और कांस्टेंट वाला हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या बनने वाला है, c बनने वाला है, क्योंकि x की पावर 0 कितना हो जाएगा, c, ठीक है। ये क्या बनेगा, c, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ax क्यूब प्लस, यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, b x स्क्वायर, यहाँ पे कितना यूज करेंगे, फिर c x प्लस, और यहाँ पे कितना, ये d बन जाएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, कांस्टेंट, ये लीनियर के लिए ax प्लस b, क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर क्यूबिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d, और बाय क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो इस तरीके से हमने इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। क्या ये तरीका अब याद करना बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो पहला जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को होता है वो क्या होता है, सिर्फ a0, मतलब सिर्फ एक नंबर, और जो लीनियर होता है उधर पावर कितनी होती है, हाईएस्ट, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1, और क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, 2, क्यूबिक में कितनी, 3, और बाय क्वाड्रेटिक में कितनी, 4। तो इस तरीके से हमारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको 0 के इक्वल रख दूं तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इक्वेशन, ठीक है। अभी हमारी क्या थे, ये पॉलिनोमियल थे, सिर्फ क्या थे, पॉलिनोमियल, लेकिन अगर मैं इनको 0 के इक्वल रख दूं तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इक्वेशन। तो ये हमारी सारी क्या बन चुकी हैं, इक्वेशन। पहली कांस्टेंट को तो भूल ही जाओ, कांस्टेंट कभी भी इक्वेशन के अंदर नहीं आता। यहां से स्टार्ट करेंगे, पहली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक, तीसरी क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोबारा देखते हैं, पहली लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3, बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4। तो हम लोगों ने देखा कि आखिर कैसे हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। किससे डिराइव करते हैं,
जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट था ना, उससे हम कैसे इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। सिंपली हमने पहले देखा कि पॉलिनोमियल कैसे डिराइव होता है, उसके बाद उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या रख दिया, 0 के इक्वल, तो हमारी क्या बन जाएगी, वो सारी इक्वेशन बन जाएंगी। तो हमने ये देखा कि आखिर जनरल फॉर्मेट से कैसे इक्वेशंस को डिराइव करा जाता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इन बाकी इक्वेशन से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ ही चुके हैं, लीनियर इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कई सारी मेथड्स होती हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गई, और भी होती है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम जो जिस पे मेन फोकस कर रहे हैं वो क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के अराउंड ही घूमेगा, ठीक है। हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आखिर इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। भैया बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे भी सॉल्व कर सकते नहीं, अभी अपन सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बताया जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे अपन देखेंगे कि आखिर कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड कई सारी चीजें देखेंगे, ठीक है।